अच्छा जी, अब जो ये बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसे भी जरा गौर से सुनिएगा कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गोल टेस्ट समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक है? ठीक है बेटा, ये गोल टेस्ट आप लोगों की समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना बड़ी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये आगे जाके एल्गोरिथम की दो कैटेगरीज बनती हैं। वो कैटेगरीज के नाम तो भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो फिर वो भी वही बात हो जाएगी, आप ज़्यादा सोचेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि इसके बिहाफ पे ना एल्गोरिथम की दो कैटेगरीज बन जाती हैं। तो ये पाथ कॉस्ट जो है वो क्या चीज़ है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? एक एल्गोरिथम है, आपके पास एक आंसर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। अब एक एल्गोरिथम है छोटा वाला रास्ता बता रहा है, एक एल्गोरिथम बड़ा वाला रास्ता बता रहा है। तो पाथ कॉस्ट का ताल्लुक इसी चीज से है कि जब तक आप पाथ कॉस्ट नहीं निकालेंगे आप दो आंसर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। जब तक आप पाथ कॉस्ट नहीं निकालेंगे आप दो आंसर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। समटाइम्स पाथ कॉस्ट आपके पास गिवन होती है, समटाइम्स आपके पास पाथ कॉस्ट नहीं होती। जब आपके पास पाथ कॉस्ट नहीं होती तो आप क्या करते हैं, और जब आपके पास पाथ कॉस्ट होती है तो आप क्या करते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखिए मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड मौजूद है, लेकिन मैं वो आपको अभी शो नहीं कर रहा। ये एक दफा देख लें कि ये व्हाइट बोर्ड भी मौजूद है मेरे पास। देख रहे हैं ये व्हाइट बोर्ड। अभी मैं इस पर आपको एक दो एल्गोरिथम समझाऊंगा। ये मैंने आज सेटिंग की हुई है, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा ही देता हूँ एक चीज। देखें तो मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्लियरली विजिबल है। 100% तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा मैनेजेबल है। ये देखिएगा, आप खड़े हुए हैं एक स्टेट पे, और वो स्टेट क्या है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये देखिए आप एक स्टेट पे खड़े हैं। फर्स्ट करें आप ये खड़े हैं ए पर, और ये बी है और ये सी है। अब जब भी मैं ये ए बी और सी लिखूंगा, अब देखिए ये जितना विजिबल है इसमें हमें मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? जब भी मैं ए बी और सी लिखूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी नोड का नाम है। आप ये सोचिएगा कि ये स्टेट है। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये ए जो है, ये अगेन ये कोई चौरंगी है कराची की, तो फर्स्ट करें ये इसको मिटा के मैंने लिख दिया नीपा, इसको मैंने मिटा के लिख दिया सिविक सेंटर, और इसको मैंने मिटा के लिख दिया सफूरा, ठीक है? और इसको मैंने मिटा के लिख दिया मिलीनियम, और इसको मैंने मिटा के लिख दिया गुलशन चौरंगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो है ना, नीपा से सिविक सेंटर, नीपा से मिलीनियम, और नीपा से सफूरा, नीपा से गुलशन चौरंगी, ये तमाम जो चीजें ना अलग अलग है। इनकी कॉस्ट क्यों? क्योंकि इनका डिस्टेंस अलग अलग है। जब इनका डिस्टेंस अलग अलग होगा तो इनकी कॉस्ट भी कम होगी। अब कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब डिस्टेंस ले लें, डिस्टेंस का फ्यूल से हो गया तो प्राइस जाएंगे। तो देखिए नीपा से मैं लिखता हूँ ये 2 किलोमीटर, ये मिलीनियम लिख लें 3 किलोमीटर, ऐसे नंबर दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है ये हो। ये 4 किलोमीटर और ये गुलशन चौरंगी 1 किलोमीटर। तो ये कॉस्ट देखें अलग अलग है। ये नीपा से ये है ये कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट अलग अलग है। तो जब अलग अलग होती है तब भी हम ऐसे बात करते हैं। लेकिन फर्स्ट करें मैं टिक टैक टो खेल रहा हूँ, आपने ये बनाया, अब मेरी बारी है। फर्स्ट करें मैंने ये बना दिया, तो देखिए यहाँ से यहाँ आने की कॉस्ट क्या होगी आपके ख्याल में? यहाँ से यहाँ आने की कॉस्ट क्या होगी मेरे आपके ख्याल में? 1, बिल्कुल। जब कॉस्ट गिवन ना हो तो आप क्या करते हैं, स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। जब कॉस्ट गिवन ना हो तो आप स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। इफ यू रिमेंबर दिस 8 टाइल पजल, 1 2 3 4 6 5 8 7, ठीक है? अब ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है ब्लैंक। तो देखिए अगर मैं इसका एक चाइल्ड बनाऊं, 1 3 क्वेश्चन मार्क को ऊपर ले जाऊं, 2 को नीचे ले जाऊं, 4 6 5 8 7, या ये करूं कि मैं 1 2 3 4 को इधर ले जाऊं और क्वेश्चन मार्क को इधर ले जाऊं, 5 8 7, और 2 और बन सकते हैं इसके। तो ये चूंकि जो मैं स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ इनके लिए कोई कॉस्ट गिवन नहीं है, तो इनकी सिंपली कॉस्ट सबकी क्या हो जाएगी, बस। तो समटाइम्स हमारे पास जो कॉस्ट होती है बेटा, वो क्या होती है, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ मूव्स, नंबर ऑफ स्टेप्स। लेकिन जब हमारे पास एक्चुअल में कॉस्ट गिवन होती है तो फिर हम क्या करते हैं, उस कॉस्ट को काउंट करते हैं। इज इट क्लियर? जब हमारे पास एक्चुअल में कॉस्ट गिवन होती है तो उस कॉस्ट को काउंट करते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक्चुअल में कॉस्ट गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल ये करते हैं
के उनको आपस में क्या कर देते हैं, 1-1-1 काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो 1-1 काउंट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप इस लेवल पे आए, आप यहाँ नीचे आइए, तो ये हो गया। तो जैसे जैसे जितने लेवल्स आप ट्री में इनिशियल स्टेट से नीचे आते हैं उतने आपके स्टेप्स हो जाते हैं। ये एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप हो गया, एंड सो ऑन। तो अगर आप लेवल्स काउंट कर रहे हैं, जब कॉस्ट गिवन नहीं है तो आप लेवल्स काउंट कर लें, जब कॉस्ट गिवन नहीं है तो आप क्या कर लें, लेवल्स काउंट कर लें। लेकिन जब कॉस्ट गिवन है तो आप लेवल्स काउंट नहीं करते, कॉस्ट को काउंट करते हैं। अगर आप इस रास्ते से आएंगे 4, इसके बाद देखेंगे क्या आएगा, तो हो सकता है सेकंड लेवल में आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाए। तो जब आपके पास एक्चुअल कॉस्ट गिवन होती है तो आप 1-1-1 काउंट नहीं करते। लेकिन जब आपके पास एक्चुअल कॉस्ट गिवन नहीं होती तो आप क्या करते हैं, हर स्टेप को 1 काउंट कर लेते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना। तो ये मैं दोबारा से अपनी स्लाइड पर आ गया हूँ, तो मैं एल्गोरिथम स्टार्ट करूंगा, तो आई विल बी यूजिंग व्हाइट बोर्ड एज वेल। ठीक है, आगे चलते हैं। बात को समझ में आ गई? इसको डिनोट करते हैं जी से, स्मॉल जी, दिस वन, इसको डिनोट करते हैं जी से, स्मॉल जी। ठीक है, और डेफिनेटली ये इसलिए यूज किया जाता है कि भाई एक पाथ दूसरे पाथ से बेहतर है तो किस सिनेरियो में। अब अगर मैं ये टाइल्स गेम खेल रहा हूँ, मैं 8 मूव में बना रहा हूँ, आप 10 में बना रहे हैं, तो मेरा आंसर बेहतर है। ठीक है, मैं नीपा चौरंगी जा रहा हूँ 12 किलोमीटर का डिस्टेंस यूज करके, आप जा रहे हैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस यूज करके, तो आपका डिस्टेंस बेहतर है। तो पाथ कॉस्ट एक आंसर को दूसरे आंसर से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज की जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जब आपके पास पाथ कॉस्ट गिवन नहीं होती तो सम ऑफ द स्टेप कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एक्शन, सही है, जितना आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उन सबको आप सम कर लें, ये आपकी पाथ कॉस्ट है। क्लियर हो गई बात? चलें आगे बढ़ते हैं। तो पाथ कॉस्ट समझ में आ गई हमें, और हमें पता था कि भाई गोल टेस्ट क्या होता है। ठीक है, और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में इनिशियल स्टेट पता है, सब चीजें पता है। ये 5 चीजें हमें पता है, इनिशियल स्टेट, एक्शन, ट्रांजिशन मॉडल और सक्सेसर फंक्शन, गोल टेस्ट और पाथ कॉस्ट। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। Together a problem is defined by these 5 things. हमने पढ़ लिए 5 चीजें। The solution of a problem is then the path from initial state to state satisfy the goal state. ठीक है ना। अब जो सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, कि आप पाथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू अ स्टेट सेटिस्फाई द गोल स्टेट, सेटिस्फाइंग द गोल स्टेट। ये गोल स्टेट तक पहुंचने का वो रास्ता हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अगर एक आंसर तक पहुंचने के एक से ज्यादा रास्ते हैं तो वो रास्ता जो सबसे कम कॉस्ट बता रहा हो वो रास्ता क्या है, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये अभी हम बात करेंगे ऑप्टिमल के बारे में और, लेकिन अभी फिलहाल अभी के लिए इतना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि गोल फॉर्मुलेशन वही, व्हाट इज द गोल स्टेट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गोल स्टेट। भाई गोल स्टेट क्या है ये पता होना चाहिए आपको, साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर गोल स्टेट में है तो उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। डेफिनेटली गोल स्टेट है तो वो क्यों है, अगर एक स्टेट गोल स्टेट है तो वो क्यों है। इसी तरीके से हाउ डज द एजेंट नो दैट इज रीच द गोल, उसको पता कैसे चलेगा कि मैं गोल में पहुंच गया हूँ। ये तमाम चीजें किसमें आ जाएंगी, गोल फॉर्मुलेशन में। आर देयर सेवरल पॉसिबल गोल स्टेट्स, भाई उसको पता कैसा चलेगा कि, तो ये तमाम चीजें गोल फॉर्मुलेशन में। देखें, एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आप एजेंट है, आपको उसके बारे में पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। मुझे कैसे पता चलेगा यार कि एक सवाल सॉल्व कर रहा हूँ आंसर कब आएगा, मैं एक मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई आंसर कब आएगा। तो जब तक मुझे पता ही नहीं होगा मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकता। तो गोल को फॉर्मुलेट करें पहले। आप कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए सब रुक जाइएगा, ठीक है ना सर, या ये आंसर आ जाए तो रुक जाएगा सर, सिंप्लीफाई कर दें, इससे छोटा अगर आंसर ना, तो ये तमाम चीजें क्या है, गोल फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड रेलिवेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मैं कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर सकता हूँ मैथ्स की प्रॉब्लम, सही है ना। मैट्रिक की बात करूं तो मैं कौन कौन से फॉर्मूले, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम्स के अंदर कौन कौन सी रिक्वायर्ड स्टेट्स है, कौन कौन से एक्शन है, ठीक है ना, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एजेंट को पता है, और एजेंट एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कैसे जाएगा, ये तमाम चीजें पता होनी चाहिए। ये देखें, अब एक मैप आपको दिखाया हुआ है, इसमें एजलैंड से जाना है अमान, एजलैंड सिटी पे जाना है अमान सिटी। अब यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट अलग अलग लिखी हुई है, तो ये अलग अलग काउंट हो।
अजलन से अमान जाने के बहुत सारे रास्ते। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो है वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है या नहीं, सही है। सबसे पहले इसको वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के क्राइटेरिया पे सेट करते हैं। मुझे बताइए क्या इसमें इनिशियल स्टेट गिवन है अजलन, ठीक है। क्या इसमें एक्शन गिवन है, क्या इसमें सक्सेसर फंक्शन गिवन है, क्या इसमें पाथ कॉस्ट गिवन है, क्या इसमें गोल टेस्ट गिवन है, सारी चीजें गिवन है। तो एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, ये देखिए ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, ठीक है। ये तमाम चीजें आपको गिवन है। तो पहले आपको प्रॉब्लम से पहले पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये देखें, ये प्रॉब्लम तो हम आगे यूज भी करेंगे। रोमानिया का मैप है, डिफरेंट सिटीज है आपके पास, ठीक है। और मैंने आपको बताया इस मैप में खूबसूरती ये है कि ज्यादातर जो सिटीज हैं वो हर सिटी अलग अल्फाबेट से लिखी हुई है। 20-22 सिटीज है, लेकिन हर सिटी अलग अल्फाबेट से लिखी हुई है, ठीक है। 3, 2, 5, 2, 7, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 14, 3, 17, 3, 20 सिटीज है, ठीक है। तो अल्फाबेट 26 होते हैं, तो ये 20 सिटीज अलग अलग अल्फाबेट से लिखी हुई है। तो देखिए इसमें आपको एरिड से जाना है बिचूरिस्ट। अब एरिड और बिचूरिस्ट क्या हो गया, इनिशियल स्टेट हो गई ये, बी इन बिचूरिस्ट क्या हो गया, गोल स्टेट हो गई। ये देखें इनिशियल स्टेट क्या है, एरिड। एक्शंस क्या है, मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स आपके एक्शंस क्या होते हैं, वही एक्शंस होते हैं। देखें इस एक्शन को देखें लिखने का तरीका, एरिड के पास क्या क्या ऑप्शन है, एरिड पे एरिड टू जेरिड का एक्शन परफॉर्म करो, एरिड टू जेरिड का एक्शन परफॉर्म करो, और आप कहाँ चले जाओगे, जेरिड में। ये पूरा एक एक्शन परफॉर्म करोगे तो आपकी डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी, गोल आपका स्टेट क्या हो जाएगी, जेरिड में। तो समटाइम्स आपके एक्शन जो होते हैं वो बहुत अनलिमिटेड होते हैं। क्यों अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि हर एक्शन अलग अलग होते हैं। लेकिन अभी अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें आपको लिमिटेड होंगे। गोल टेस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट है, बिचूरिस्ट में होना चाहिए। एक ही जगह पर ट्रू होगा, एक से ज्यादा जगह पर ट्रू नहीं हो सकता। मिसाल दीजिए इम्प्लिसिट क्या होता है, चेकमेट। एक्शन देखें, एक्शन समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके एक्शन जो है वो एक नोड से दूसरी नोड जाने के दरमियान में जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपका एक्शन होता है। जो भी आप ट्रांजिशन करते हैं वो आपका एक्शन होता है। अब आपके पास जब आप सिटीज की बात करते हैं तो सिटीज के दरमियान ट्रैवलिंग में आप ये थोड़ी कहते हैं कि कराची से हैदराबाद जाने के लिए मुझे लेफ्ट जाना पड़ेगा, राइट जाना पड़ेगा। आप ये कहते हैं कराची से हैदराबाद का जो एक्शन है वो यही एक्शन है, उसका नाम यही है, कराची टू हैदराबाद। हैदराबाद से लाहौर जाने का जो एक्शन है उसका नाम यही है कि हैदराबाद टू लाहौर। या मलिर से गुलशन जाने का जो एक्शन है उसका नाम यही है, मलिर टू गुलशन। आप ये थोड़ी लिखेंगे लेफ्ट जाओ या राइट जाओ। इज इट क्लियर? क्लियर हो गई बात? चले भाई, पाथ कॉस्ट आपको गिवन है, ये सम्स वगैरह गिवन है सारे, ठीक है। और अगर हम आखिरी बात करें, यहाँ सॉल्यूशन है सीक्वेंस एक्शन लीडिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। अब देखें इसके मल्टीपल सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। एक ये रास्ता है, लेकिन अगर हम यहाँ से बात करें तो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है तो बहुत सारे रास्ते हैं, तो बहुत सारे रास्ते देखें। लेकिन ये देखें एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये। तो देखिए अगर इन दोनों रास्तों में अगर हम बात करें तो 140 प्लस 99 हो गया 239, 211 ये हो गया 450। तो इस रास्ते से जो जाने का कॉस्ट आ रही है वो 450 आ रही है। इस रास्ते से डायरेक्ट सिब्यू, सिब्यू से पैग्रेस एंड देन फिशर। यहाँ अगर हम बात करें एरिड से सिब्यू 140, 140 से रिमिक्यू 140 प्लस 80 220, 220 से 97 317 और 418। तो देखिए यहाँ से जो कॉस्ट आ रही है वो 418 आ रही है, यहाँ से जो कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है, 450 आ रही है। डेफिनेटली अब एल्गोरिथम अगर कोई ये वाला रास्ता बताएगा तो वो ऑप्टिमल है, ये रास्ता बताएगा तो वो ऑप्टिमल नहीं है। इज इट क्लियर? कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये देखें मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि टॉय प्रॉब्लम्स होती हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो रियल वर्ल्ड की, जो मैपिंग वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑटोनोमस टैक्सी की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, रियल वर्ल्ड।
रियल वर्ल्ड का मतलब क्या है, जो कि प्लानिंग की होती है, डिजाइनिंग की होती है, शेड्यूलिंग की होती है। लेकिन टॉय प्रॉब्लम्स में आप स्पेस को समझ सकते हैं, जिस तरीके से आपने एक टेक फ्लो के अंदर पूरा समझ लिया था आराम से, क्योंकि उसका स्पेस को आप फिंगर टिप पे काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये टॉय प्रॉब्लम्स कुछ है, उनपे आपको समझा रहा हूँ। ये देखें कि वैक्यूम वर्ल्ड को हमने समझने की कोशिश की है। यहाँ पर सपोज कर ले हमारे पास वैक्यूम वर्ल्ड के अंदर सिर्फ दो टाइल है, तो दो टाइल है, तो एक टाइल ए है, एक टाइल बी है। तो ये पॉसिबल स्टेट्स हैं जो आपकी बन सकती हैं कि भाई दोनों टाइल डर्टी हो और आप टाइल ए में खड़े हो, दोनों टाइल डर्टी हैं और आप टाइल बी में खड़े हो। देखिए आपके चेंज होने से चेंज हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप टाइल ए में खड़े हुए, वो डर्टी है, टाइल बी साफ है, तो अगर आपकी पोजीशन भी चेंज होती है तो स्टेट चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 तरह की स्टेट है। आपका जो गोल है वो क्या है, क्लीन अप ऑल डर्ट। तो इसका मतलब है 7 और 8 स्टेट क्या है आपकी गोल्ड, 7 और 8 स्टेट क्या हो सकती है, गोल्ड स्टेट, क्योंकि आप कहीं भी खड़े हो टाइल क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई पाथ कॉस्ट नहीं है, तो जो भी आप स्टेप परफॉर्म करेंगे उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका हमने पूरा स्टेट स्पेस बनाया हुआ, ये देखें, ये देखिएगा आपने ये बनाया हुआ है। बस करें आप यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। देखिए एक्शन कौन कौन से हैं, लेफ्ट राइट सब नो ऑपरेशन, लेफ्ट राइट सब नो ऑपरेशन। सही देखिएगा, आपने लेफ्ट पे खड़े होकर लेफ्ट का एक्शन परफॉर्म किया तो आप यहाँ आ गए। अगर आपने इस पे खड़े होकर राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो दोनों डर्ट, अभी तक दोनों डर्ट मौजूद है, लेकिन आप यहाँ से देखिए, फर्स्ट करें आप इस स्टेट पर है और आपने राइट, नो ऑपरेशन, नो ऑपरेशन मतलब हो सकता है आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करना हो, भाई जब सब क्लियर हो जाएगा तो आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, नो ऑपरेशन, ठीक है ना। ये देखें इसी तरीके से डिफरेंट, तो एक रास्ता ये है जिससे आप गोल पे जा सकते हैं, एक रास्ता ये है जिससे आप गोल पे जा सकते हैं। हर स्टेप की कॉस्ट क्या है, 1, सही है। तो ये इस तरीके से आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक टाइप बदल, आपके पास इनिशियल स्टेट कोई भी हो सकती है, आपके पास गोल स्टेट कोई भी हो सकती है। आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए ये बात कि गोल स्टेट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको ऑर्डर में बनाना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, जरूरी नहीं है। ये सॉर्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये जो एक टाइल मैंने बनाया हुआ है ये बेसिकली सॉर्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है। ये आप सपोज कीजिए कि जो टाइल्स आप खेलते थे अपनी चाइल्डहुड में, जो एक छोटा सा आपको पजल गेम मिलता था जिसमें छोटी सी पिक्चर बनी होती थी, कोई एनिमल बना होता था या कोई सीनरी बनी होती थी, ये उस सीनरी का कोई हिस्सा है। मतलब इस वन का मतलब वन नहीं है, इस वन का मतलब है उस पिक्चर का पार्ट 1। तो यहाँ पर आपने सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लगा के इसको सॉर्ट नहीं करना, आपने क्या लगाना है, अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करके। तो यहाँ पर आपकी इनिशियल स्टेट कुछ भी हो सकती है, मतलब स्टार्टिंग स्टेट, और आपकी गोल स्टेट भी कुछ भी हो सकती है। जो आपको इनिशियल स्टेट दी हुई है वहां से आप एक्शन परफॉर्म करें, और जो आपको गोल स्टेट दी हुई है वहां से आप एक्शन परफॉर्म करें। क्लियर, ये देखें, इसको जरा रीड कर लीजिए, खामोशी से अजान हो रही है, इसको रीड कर लीजिए।
चले भाई, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। यार मसला ये है कि हमें कहा हुआ है 2 40 मिनट की मीटिंग लेके फिर आपने ब्रेक देना। तो अगर मैं अभी ऑफ करता हूँ तो ये मुनासिब नहीं है। 1:40 पे मैं या आपको ब्रेक दे दूंगा और 2:05 मैनेज कर लिया करें। लेकिन कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रख लिया करें। मुझे भी पता है, जाहिर सी बात है, मेरे घर की तरफ 1:45 को होती है जमा, लेकिन एक मस्जिद में 1:30 बजे भी होती है। ये देख लें थोड़ा सा, 40 40 मिनट के अगर हम 2 सेशन लेते हैं तो ये 1:40 तक जाके खत्म होता है। सही है, थोड़ा सा मैनेज कर लिया करें। अभी मैं आप सारी बातों के जवाब दे दूंगा, ठीक है। जरा मुझे ये वाली चीज़ खत्म करने दें, फिर मैं आपको सारी बातें बताऊँ। तो देखें 8 टाइल पजल के अंदर इनिशियल स्टेट कोई भी हो सकती है। सक्सेसर फंक्शन क्या है, लेफ्ट राइट अप डाउन। अब यहाँ पर वो जो आप बात कर रहे थे ना सर, एक्शन रिपीट कर दें कोई स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एक्शन क्या है, स्पेसिफिक है, या तो लेफ्ट या तो राइट या तो अप या तो डाउन, या तो लेफ्ट या तो राइट या तो अप या तो डाउन। गोल टेस्ट क्या है, करंट है, स्टेट मैच द गोल कॉन्फ़िगरेशन। जो भी आपको गोल कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, जो भी आपको गोल कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, तो गोल कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए क्या है, आपने उसको मैच करना है, गोल टेस्ट हो जाएगा। पाथ कॉस्ट क्या है, जो जो आप स्टेप परफॉर्म करेंगे इससे ये बनाने में, इस स्टेट से ये स्टेट बनाने में जो जो आप स्टेप परफॉर्म करेंगे उनको 1 1 काउंट कर लीजिए, ठीक है। अब एक आखिरी एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में, और फिर मैं आपसे एक दो चीजें जो आप जो बोल रहे हैं वो पूछती हूँ, ठीक है। 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम ना बड़ी एक फेमस प्रॉब्लम है, इसको जरा गौर से देखिए, इस डायग्राम को गौर से देखिए और पहले सुकून से सुन लीजिएगा, फिर आपकी सवाल के जवाब। ठीक है, द राइट, ये इस ये 8 by 8 का एक मैट्रिक्स है। 8 क्वीन में 8 रेफर कर रहा है 8 by 8, ठीक है। 8 क्वीन के अंदर 8 रेफर कर रहा है 8 by 8 को, और 8 by 8 क्या होता है 64। तो 64 टाइल्स है इसके अंदर। कलर वलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसे ही बनाया है, कलर के अलग अलग कलर लगे आपको, ताकि ये सेम वैल्यूज होती हैं इनकी ना, ऐसा नहीं है कि ग्रीन की वैल्यू अलग है या येलो की वैल्यू अलग है, ये सिंपल ऐसे ही थोड़ा सा खूबसूरती के लिए बनाया। अब इसके अंदर आपने 8 कोइंस रखनी है। कितनी कोइंस रखनी है, 8। जब आप 8 कोइन जैसे रखनी है इसके अंदर कि अगर एक कोइन एक रॉ के अंदर आ जाए तो उस रॉ में कोई कोइन ना है, उस कॉलम में कोई कोइन ना है, और उसके डायगोनली भी कोई कोइन ना है। समझ रहे, अगर मैंने ये कोइन यहाँ रख दी है तो इसके रॉ में कोई दूसरी कोइन ना आएगी, इस कॉलम में भी कोई दूसरी कोइन नहीं आएगी, इसके डायगोनली भी कोई दूसरी कोइन नहीं आएगी। जैसे फर्स्ट करें ये कोइन है, देखिए इसके कॉलम में कोई कोइन नहीं है, इसकी रॉ में कोई कोइन नहीं है, इसके डायगोनली कोई कोइन नहीं है, इसके इधर भी डायगोनली कोई कोइन नहीं है, ठीक है। ऊपर नीचे देख लें, तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है इस बोर्ड के अंदर। भाई इसको करके मिलेगा, इसको करके फिर आपको ये समझ में आएगा कि जो स्टेट स्पेस होता है वो कितना बड़ा हो सकता है, और एक चीज के एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है। अब आप मुझे, आप में से कोई डेफिनेटली बता सकता है, मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये बता दीजिए कि थोड़ा सा रिकॉल करके, कि जैसे टिक टेक टो के अंदर आप लोगों ने मुझे ये बताया था कि सर टिक टेक टो का स्टेट स्पेस होता है 9 फैक्टोरियल, की बात याद है। टिक टेक टो का स्टेट स्पेस होता है 9 फैक्टोरियल, ये बात याद है आप सबको, ऐसा ही है ना। तो जरा मुझे बता दीजिए कि इसका स्टेट स्पेस कितना होगा। एनी आइडिया, नंबर नहीं पूछ रहा है स्पेसिफिक, जैसे 9 फैक्टोरियल एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन आपने 9 फैक्टोरियल लिख दिया, तो इसका भी स्टेट स्पेस थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। जी एनीवन, बताइए बताइए, यहाँ नंबर लिख के बता दीजिए कि अगर आपके ख्याल में, आपके दिमाग में कोई नंबर आता है कि सर कितना होना चाहिए, 8 फैक्टोरियल क्यों होना चाहिए भाई, क्योंकि 8 कोइन है। 8 into 8, इसका मतलब, मेरी सवाल का मतलब क्या है,
कि इस पे कितनी तरह से आप 8 क्वींस को रख सकते हैं, आप इस पे कितनी तरह से 8 क्वींस को रख सकते हैं, मेरा सवाल ये है। इसका जवाब मैं पिछली क्लास में आपको दे चुका हूँ, इस प्रॉब्लम पे नहीं दिया, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम पे समझाया है जी। 8 तरह से रख सकते हैं। आप लोगों को पिछली क्लास का शायद याद नहीं है, या आप लोग सुनते नहीं है दोबारा से रिकॉर्डिंग। मुझे बताइए, ये सारी क्वींस मैंने इससे हटा दी, एक क्वीन मेरे हाथ में आई, उसके बाद कितने ऑप्शन है? सबसे पहली क्वीन रखनी है, उसके बाद कितने ऑप्शन है? 64। सही है, 64 है। इसका मतलब है 64 ऑप्शंस में से अगर मैंने पहला ऑप्शन चूज किया और उसको यहाँ रखा, तो दूसरी क्वीन के बाद कितने ऑप्शन है? 63। अगर यहाँ नहीं रखा होता, यहाँ रखा होता, तब भी दूसरी क्वीन के बाद कितने ऑप्शन होते? 63। अगर यहाँ नहीं रखा होता तो इसका मतलब है फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑफ 64 सेकंड क्वीन के बाद कितने ऑप्शन है? 63। जब थर्ड क्वीन उठाऊंगा तो उसके बाद कितने ऑप्शन होंगे? 62। फोर्थ उठाऊंगा कितने होंगे? 61। फिफ्थ उठाऊंगा 60। सही है, फिर उठाऊंगा तो 59, फिर एक क्वीन उठाई तो 58, फिर उठाई तो 57। इस तरीके से कितनी क्वीन हो गई मेरी? 8। ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए जरा, इतने ऑप्शन हैं 8 क्वींस को इस बोर्ड पे रखने के। इतने ऑप्शन है 8 क्वींस को इस बोर्ड पे रखने के। अगर अभी समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनिएगा। कैसे समझ नहीं आई बात, मैंने पिछली क्लास में समझाई थी। आप मुझे बताइए कि आप दो दोस्त हैं, नहीं ऑप्शंस की बात ये होती है कि स्टेट्स कितनी बन सकती हैं। अलाउ नहीं है, वो आंसर नहीं है आपका। अलाउ तो है, देखिए अलाउ है, वो आंसर नहीं है आपका। आपको आंसर लाना है। अगर आपने फर्स्ट करिए एक क्वीन यहाँ रख दी तो ये स्टेट तो बन गई। आपका टारगेट ये है कि आपको वो स्टेट बनानी है कि जिससे आपके पास कोई भी अटैक ना हो रहा हो, कोई भी अटैक ना हो रहा। मैं आपको समझाता हूँ। मुझे बताइए, आप और आपका दोस्त एक क्लासरूम में जाता है, वो 50 सीट्स हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपका दोस्त आपके साथ आपकी क्लास में जाता है, जहाँ 50 सीट्स हैं। आपका दोस्त पहले बैठता है, उसके बाद कितने ऑप्शन है? 50। और आपके पास, अगर अब मैं इसको ना बोर्ड पे समझा देता हूँ ताकि ये देखिएगा, इस पे समझ लीजिए प्लीज। फर्स्ट करिए 4 सीट्स हैं जिन पे आपका दोस्त और आप बैठना चाहते हैं। ये देखिएगा, 1 2 3, 1 2 3 4, और आप और आपके दोस्त का नाम है ए और बी। आप यहाँ बैठे, तो अब आपके दोस्त के पास कितने ऑप्शन है? आप यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ बैठ गया। आप यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ बैठ गया। आप यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ बैठ गया। सॉरी, कितने ऑप्शन है उसके पास? 3 ऑप्शन। कितने ऑप्शन है उसके पास? 3। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं बैठते, आप यहाँ बैठ जाते, तो उसके बाद अभी भी कितने ऑप्शन है? आप यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ बैठ गया। आप यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ बैठ गया। आप यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ बैठ गया। अभी भी 3 ऑप्शन है। इसका मतलब है आपके पास शुरू में 4 ऑप्शन है, और आपके हर 4 में से एक पे उसके पास कितने ऑप्शन है? 3। तो आप, जब आप पहले स्टूडेंट थे तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, और आपके हर 4 में से उसके पास कितने ऑप्शन है? 3। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4 इंटू 3। देखिए अभी मैंने 2 ऑप्शन से बनाए, 1 और 3 4, 1 और 3 4। अब आप दूसरा बनाएंगे, उसमें भी 4 आएंगे, उसमें बनेंगे 4 आएंगे। तो टोटल कितने जाएंगे आपके पास? टोटल कॉम्बिनेशन कितने जाएंगे आपके पास? 4 3 का 12, 4 3 का 12। अब आइए वापस देखें, लॉजिक ये है
कि 3 ये बन गए आपके, 3 ये बन गए, 3 और बन जाएंगे, 3 और बन जाएंगे। तो आपके पास जो तमाम पॉसिबिलिटीज आती हैं वो कितनी आती हैं, इसकी आसान सी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको कि आपके पास 9 फैक्टोरियल टिक टेक टो क्यों आ रहा था, क्योंकि 9 बॉक्सेस थे और उसके अंदर 9 ही दफा फिल कर रहे थे आप, तो आप कंप्लीट बॉक्स को फिल कर रहे थे। आप किसको फिल कर रहे थे, कंप्लीट बॉक्स को। लेकिन अगर आप यहां समझें तो देखें यहां जो मिसाल है वो क्या है, आप कंप्लीट बॉक्स को फिल नहीं कर रहे, आपके पास ऑप्शन 64 है लेकिन आप कितनी चीजें रख रहे हैं, 8। तो सबसे पहले वाली चीज के पास कितने ऑप्शन हो गए, 64। दूसरी वाली चीज के पास कितने ऑप्शन हो गए, 63। तो इसको कहां तक लेके जाएंगे, जहां तक आपका 8 का काउंट पूरा हो जाएगा। तो 8 का जो काउंट है वो कहां पूरा हो रहा है आपका, 64 को बैक लेके जाइए, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, कहां तक लेके गए, 57। तो इतने ऑप्शन मौजूद है इसके कॉम्बिनेशन। आप सबको ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर मैं कहूं कि 64 ही क्वींस है और 64 ही बॉक्सेस है, तो बताइए कितना स्टेट स्पेस होगा, 64। हाँ बिल्कुल 64 फैक्टोरियल, वंडरफुल, समझ में आ गई ये बात। तो आप बैक कहां तक लेके जाते हैं, जहां तक आपको पीछे जितने ऑप्शन है वहां से स्टार्ट करें। अब मैं क्लासरूम में गया अकेला हूँ, 50 सीट है, बताए कितने ऑप्शन है, 50, ऐसे ही है ना। आप उसको 50 फैक्टोरियल थोड़ी बोलेंगे क्योंकि मैं तो अकेला हूँ बैठने वाला, तो आपने 50 बोला। लेकिन फर्ज करें 50 ही बच्चे और 50 ही सीट्स है, तो आप बोलेंगे सर 50 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 50 फैक्टोरियल। 50 सीट्स है और 10 स्टूडेंट है, तो आप बोलेंगे सर 50 को बैक लेके जाइए, 41 तक मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने कॉम्बिनेशन है। स्टेट स्पेस समझ में आ गया, इसका स्टेट स्पेस समझ में आ गया। हाँ तो बस ये बात है कि इतने पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने अभी नंबर आपको लिख के दिया था, उनमें से जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो 92 और 93 है शायद, या तो 92 या 93 पॉसिबल सॉल्यूशन है इसके। पॉसिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो जो हमारे आंसर आ सकते हैं, मतलब ये एक बोर्ड पोजीशन है, ऐसे 92 या 93 बोर्ड पोजीशन है जिसमें हमारी कोई क्वीन किसी को अटैक नहीं कर रही होती। समझ में आ गई बात, हमारी कोई क्वीन किसी को अटैक नहीं कर रही होती, ऐसे 92 या 93 पॉसिबल सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, या तो 92 या 93। तो इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते हैं, ये भी टॉय प्रॉब्लम सही है। तो ये एक लॉजिक है, ये भी बच्चे अपने एफआईपी कह रहा हूँ, क्लास प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं कि एक क्वीन का इनिशियल बोर्ड देते हैं और फिर बच्चे उसमें डिफरेंट ऑप्शन परफॉर्म करके ह्यूरिस्टिक लगा के, ह्यूरिस्टिक क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, उसको एक्सप्लेन करके फिर वो उस पर अप्लाई करते हैं। तो ये चीज है। अब आपके जो सवाल हैं वो बता दीजिए, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ कह रहा था। 5-6 मिनट है उसमें हम बात कर लेते हैं, 5 मिनट, फिर जो है मैं ब्रेक दे दूंगा, ब्रेक के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे। बताइए किसी को कुछ पूछना था शायद। अभी तक प्रोजेक्ट के हवाले से आप लोगों ने मुझे नहीं बताया कि क्या बनाना चाह रहे हैं आप लोग। ये अच्छा वो मैं कर देता हूँ, ठीक है मैं कर देता हूँ, अभी करता हूँ। ये मेरा नंबर है, आप लोग में से कोई भी एक मेंबर मुझे वॉइस नोट सेंड कर दे मैक्सिमम 2 मिनट कि आप लोग प्रोजेक्ट क्या बनाना चाह रहे हैं और आपके ग्रुप मेंबर क्या क्या है और आपके प्रोजेक्ट में एआई का क्या रोल होगा। ये मेरा नंबर है, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट के अंदर एआई का क्या रोल होगा, आप क्या प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं और उसमें आपके मेंबर्स कौन कौन है, ठीक है। ये नंबर नोट कर लीजिए मेरे पास और कल तक मुझे भेज दीजिए वॉइस नोट, ठीक है, ताकि मैं सुन लूँ और फिर मैं आपको रिप्लाई करूँ। तो मुझे लगेगा कि उसमें कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए तो वो भी आपको बता दूंगा, और बाकी ठीक है, क्लियर। अच्छा जो चीज़ आप कह रहे हैं वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। हमजा तनवीर का मसला यही होगा कि मैं अकेला हूँ ग्रुप में, है ना। जी कहिए हमजा। जी सर। सर मैं कह रहा था कि ना, असल में ना मैं 10-15 बंदों से पूछूंगा, सबके ग्रुप बन चुके हैं, तो आप अगर अलाउ करें तो मैं अकेले बना लूँ प्रोजेक्ट। आपको मेरा नंबर दे दिया ना, वहाँ बात कर लीजिए। चलें ठीक है सर, ठीक है सर। जी अटेंडेंस ब्रेक के बाद देंगे। अटेंडेंस बेटा मैं एक फॉर्मेलिटी लेता हूँ क्योंकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है किसने कितनी मिनट क्लास ली है, ये सब कुछ पता चल जाता है। मुझे 2 मिनट लगते हैं मुझे सब कुछ चेक कर लेना, तो अटेंडेंस फिर मैं उस हिसाब से ले लेता हूँ। तो ये तो फॉर्मेलिटी होती है, इसलिए मैं आखिर में लेता हूँ, अदरवाइज तो
सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है जूम पे कि किसने कितने मिनट की क्लास की। बीच में सर अयूब भी आए थे अभी 5 मिनट के लिए, आप लोगों को पता ही नहीं चला। क्लास में आए थे सर अयूब। आप लोगों को पता चला था? तुम्हें कैसे पता नहीं? देखा था? नहीं उस वक्त आए थे पिछले सेशन में, मतलब 1 बजे से पहले, बिल्कुल एंड में आए थे। मीटिंग खत्म होने वाली थी तो बस 8 मिनट पहले आए थे, 7 मिनट। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। पहले उसकी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वो 4 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जिसके ब्याह पे एक एल्गोरिथम दूसरे एल्गोरिथम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब हम ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह अपना पहला एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे अनफॉर्म सर्च का BFS। ठीक है, तो बस आप लोग 2:10 तक ज्वाइन कर लीजिए, 2:05 तक ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं 2:05 तक ज्वाइन कर लूँगा। आप लोग 2:10 तक अगर आ जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। जूम में तो नहीं हो रही आज, नेट का मसला होगा। भाई कल मेरा भी हो रहा था, कल पिछली क्लास में हो रहा था ना मेरा, तो नेट का मसला होगा। जूम तो देखिए सही चल रहा है आज माशाल्लाह। और किसी को कोई क्यूरी है? जो जिन लोगों ने क्विज जमा नहीं करवाया उनका क्या रीजन था, मुझे ये बता दें फाइनली। 2:05 तक की ब्रेक है, मैं 2:05 पे ज्वाइन कर लूंगा। 2:05 पे ज्वाइन कर लूंगा, 25 मिनट का ब्रेक। ठीक है, तो लीव कर दें आप लोग और फिर 2:05 पे ज्वाइन कर लीजिए। हाँ हाँ, कह सकते हो आप ये बात ना, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इस सेंस में समझाया जाता है कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन हो या एक ऑप्शन हो, तो अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन होगा तो क्लियर नहीं, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट दूसरा निकल रहा है लेकिन बात क्लियर नहीं है कि भाई आंसर इससे ज़्यादा क्यों है। तो शायद इस तरह से होता हो, लेकिन 2 टर्म भी यूज़ की जाती है इसमें।